हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट। अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी में जो रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस वाला पार्ट कवर किया था, उसमें हमारे पास और क्या पार्ट था? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन में दो पार्ट है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग पहले डिस्क्रीट वाला डिस्कस करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं अभी वो कौन सा है? डिस्क्रीट वाला पार्ट है। तो इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं। एक क्या होता है? बाइनोमियल एंड सेकेंड इज पॉइजन। पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन और एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल का, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों किस में आते हैं? डिस्क्रीट वाले में। सबसे पहले हम लोग डिस्क्रीट वाले डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस वाले में जाएंगे। उसमें भी सबसे पहले हम लोग सिर्फ बाइनोमियल का देखते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हमें क्या होता है हमारा डेफिनेशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का? सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी किसी भी फंक्शन को आप क्या कर रहे हो? इफ x इज सेड टू बी अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। अगर मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, जो x हम लोग पहले लेते थे उसको क्या बोल रहे थे हम लोग? ओनली रैंडम वेरिएबल बोल रहे थे। अब हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। तो यहां पे स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग पहले, इफ x इज सेड टू बी, इफ x इज सेड टू बी अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, a binomial random variable, if x is said to be a binomial random variable, then तब क्या होगा? x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? then it allows values from 0 to n, then it allows value from 0 to n। ये क्या होगा? x बिलोंग्स टू क्या है हमारा? 0 to n है। ओके, इट अलाउज वैल्यूज फ्रॉम 0 to n विथ पैरामीटर। इसमें क्या क्या पैरामीटर और आएंगे हमारे पास? विथ पैरामीटर n तो आएगा ही, टोटल नंबर्स, और उसके बाद p क्या है हमारे पास वो देखते हैं अभी। p क्या है? और एक और चीज आएगा, क्या आएगा? p और q भी आएगा इसमें, n, p एंड q। तो हम लोग ऐसा कोई रैंडम वेरिएबल, इफ x इज सेड टू बी अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, इट अलाउस वैल्यूज फ्रॉम 0 to n, ये x की वैल्यू है, विद पैरामीटर n, p, q। अगर ये ऐसा कोई रैंडम वेरिएबल है तो उसमें हमारे पास जो भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? मास फंक्शन, वो क्या आएगा? इसमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या आएगा? इसमें क्या लिखूंगा मैं? शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसमें क्या किससे डिनोट करते थे हम लोग? p ऑफ x से, कंटिन्यूअस को f ऑफ x से डिनोट करते थे और मास फंक्शन को p ऑफ x से। सो p ऑफ x इक्वल टू क्या होगा इस केस में? इसको मैं क्या लिख रहा हूं? b, बाइनोमियल के लिए b। अगर मैं इसको x n p, पैरामीटर में n p, ज्यादातर आपको बुक में n और p ही दिया होगा, क्यों दिया होगा देखते हैं, लेकिन मैं यहां पे n p q भी लिख रहा हूं। ठीक है, आप भी n p q लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग बस अभी तो समझने के लिए लिखना है। बुक में सिर्फ एन पी दिया होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू आती है एन सी एक्स स्मॉल पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। ये हमारे पास बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल में ये हमारे पास रिजल्ट आता है कोई भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। एन सी एक्स सिलेक्शन ऑफ एक्स, x क्या है? x की वैल्यू चेंज होगी 0 1 2 3 उस हिसाब से। n क्या है? n आपके पास किसमें से, आउट ऑफ कितना नंबर से आपके पास, उसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं। x कितना है? 0 से हमारे पास n तक है, तो हम लोग अभी n c x कर रहे हैं, मतलब आउट ऑफ n कोई भी एक नंबर चूज कर सकते हैं हम लोग। तो वही हमारे पास बता रहा है n c x, और हमारा n c x है वो क्या है? इसमें n क्या है? n क्या है? टोटल नंबर है, और इसमें आप लिख, कंडीशन भी यहां पे क्या है? x जो लाई कर रहा है 0 x और ये n तक, ये, और p क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस।
यही मैं जो आपको यहां पे बता रहा था पी क्यू, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी। पूरा देखना इसमें, पूरा आखिरी तक, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको क्या 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 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और ये सक्सेस और फेलियर वाला केस जो होता है वो आप देखोगे तो ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। कैसे? कैसे कि या तो चीजें क्या होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा, या तो आप सक्सेस होंगे या तो फेल होंगे, इन दोनों के बीच में तो कुछ नहीं होता। पी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, या तो ये या तो ये, दोनों के बीच में कॉमन कुछ नहीं होता है। तो सक्सेस और फेलियर के बीच में भी क्या है, कोई कॉमन नहीं है, वो भी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो यहां पे पी क्या हम लोग बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। तो सिमिलरली क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस पी, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी। तो ये क्यू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। जो भी केस लेंगे उसका एक सक्सेस वाला आएगा और एक फेलियर वाला पार्ट आएगा, तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। क्यू को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, फेलियर से, और पी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, सक्सेस से। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर या सक्सेस में पी और क्यू, इसमें कंडीशन 3 आती है हमारे पास इस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। 3 कंडीशन कौन कौन सी है हमारे पास, कि आपका जो P है और वो Q है, P प्लस Q क्या होना चाहिए, वो आपका हमेशा 1 होना चाहिए। आप देखोगे तो क्या P और 1, एक, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, पहली जो कंडीशन है उसमें क्या है, P प्लस Q शुड बी इक्वल टू 1। और सेकेंड क्या बोल रहे हैं हम लोग, P और Q क्या होना चाहिए आपका, 2 कंडीशन होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कांस्टेंट, मतलब जो P की वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कांस्टेंट। क्या बोल रहे हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट क्या है, P प्लस Q इक्वल टू 1, पहला पॉइंट ले लिए हम लोग, P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कांस्टेंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारे पास, इस केस में जो मीन की वैल्यू है इसमें, एक मिनट, जो मीन की वैल्यू है इसमें वो हमेशा क्या आती है, ग्रेटर देन वेरियन। आप निकालोगे तो जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस आएगा उसमें आपकी मीन की वैल्यू हमेशा, मीन क्या है हमारे पास, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसी को मीन बोलते हैं हम लोग। जो भी रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया उसका अगर एक्सपेक्टेशन निकालेंगे वही मीन होगा। तो मीन की वैल्यू है वो क्या होगी, हमेशा आपकी वेरियंस से ज्यादा होगी। और तो मीन की वैल्यू जो इसमें आती है वो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जो मीन ई ऑफ एक्स होगा, दैट इज मीन इज इक्वल्स टू, वो होता है आपका n इंटू पी, ये हम लोग निकाल के देख भी लेंगे। एंड वेरियंस एक क्वेश्चन में v ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, v ऑफ x इक्वल टू आएगा आपका n पी क्यू। एक चीज बताइए मुझे कि ये p है, ये क्या होगा आपका, दिस p विल बी लेस देन 1 एंड दिस q विल ऑल्सो बी लेस देन 1। सो व्हेन p एंड q विल बी लेस देन 1, if you multiply any number with less than 1, any quantity less than 1, then that number will reduce. एक और बार बोलता हूं मैं, if we multiply any number with a number that is less than 1, then the whole quantity will reduce. जैसे कि यहां पे n और p है, e of x में मीन की वैल्यू, अगर मैं इसमें ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं जो लेस देन 1 है, q, तो उस केस में क्या आएगा, उस केस में ये जो np इंटू q, ये क्या होगा, लेस देन np होगा। तो वही हम लोग बोल रहे हैं यहां पे मीन क्या होगा, वो हमेशा बड़ा होगा वेरियंस से, इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्क्रीट वाला फॉर्म हो गया, NCX, ये हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं। ये आपको मतलब अगर आपको मैं ये बोलूं नहीं कि बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या आपको सॉल्व नहीं कर सकते, या सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आप बहुत जगह ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बस ये उसको नाम दे दिया हमने एक बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ अलग नहीं है ये। अगर आपको ये नाम नहीं पता है फिर भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या गेट में नाम पूछता है, क्या नाम से क्वेश्चन पूछेगा क्या, नहीं, नाम से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग गेट में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उससे हमें कैसे पता चलेगा कि ये बायनोमियल का क्वेश्चन है, तो वो हम लोग देखेंगे। कई सारे प्रॉब्लम शायद हमने पहले इससे पहले सॉल्व कर लिए हैं, जो बिना इसे पढ़े हुए, ये बिना इस डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़े भी सॉल्व किया है। उसमें क्या आ रहा था, उसमें भी यही आ रहा था। उसमें हम लोग पहले अपना एप्टीट्यूड में ही पढ़ोगे तो वहां पे क्या आता है, ये वाला NCR
स्मॉल p टू द पावर r और q टू द पावर n माइनस r। ये आप बाइनोमियल में भी एप्टीट्यूड में भी ये वाला देखते होंगे। तो वहीं पे क्या है, x इक्वल टू यहां पे क्या है, r है, तो ये NCR हो गया, p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। तो नेक्स्ट हम लोग इसका ना एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये b क्या लिखा हूं मैं, ये बाइनोमियल विथ पैरामीटर x, n, p। इसमें x, n और p ही पैरामीटर है। इस q को मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, नहीं लिखना चाहूं तो नहीं लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे q क्या है हमारा, 1 माइनस p ही है, तो इसको मैं ऐसा वैल्यू लिख सकता हूं 1 माइनस p। तो यहां से हमारे पास इस टोटल में q गायब हो गया। q इक्वल टू क्या, 1 माइनस p ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मतलब 1 माइनस p, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो नेक्स्ट हम लोग इसका प्रॉब्लम देखेंगे, उससे हम लोग और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इस टॉपिक में हमें। ओके, सो ये एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। तो इस एग्जांपल में क्या बोल रहा है हमें, ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सम 9 एग्जैक्टली, मतलब सम हमारा एग्जैक्टली 9 आना चाहिए 2 in 3 टाइम्स विद अ पेयर ऑफ डाइस। मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सम 9 एग्जैक्टली 2 in 3 टाइम्स, मतलब 3 बार हमने पेयर ऑफ डाइस है, 2 डाइस है हमारे पास, 2 हाथ में 2 डाइस है, हम लोग उसको फेंक रहे हैं। उसको फेंक रहे हैं, कितनी बार फेंक रहे हैं, 3 बार फेंक रहे हैं। एक फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड 3 टाइम। अगर हम लोग 3 बार फेंकेंगे किसी भी डाइस को तो उसका सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 बार, 3 बार में से 2 बार आपका जो सम है वो 9 आना चाहिए। तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करने बोल रहा है। 3 बार फेंक रहे हैं, उसमें से कोई भी 2 बार आपका क्या आना चाहिए, एग्जैक्टली, मतलब वो एटलीस्ट नहीं बोल रहा है। एटलीस्ट बोलता तो क्या था, या तो 2 बार सम 9 आ जाए या तो 3 बार सम आ जाए 9 आ जाए, दोनों ही केस लेते। लेकिन अभी कौन सा लेना है हम लोग को, एग्जैक्टली 2 का। तो यहां पे अगर मैं रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल x लेता हूं तो x इक्वल टू क्या है, सम इक्वल टू 9 क्या है हमारा, वही x है। सम हमारा 9 आना जाए, नंबर ऑफ टाइम्स, अगर x को लिखूंगा मैं नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग सम इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, मैक्सिमम 3 हो सकती है। क्यों? क्योंकि 3 ही बार रोल कर रहे हैं, तो सम 9 कितनी बार आ सकता है, 3 ही बार आ सकता है। 3 एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि 3 बार 2 डाइस को रोल कर रहे हैं, तो हम लोग का मैक्सिमम x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3। तो n की वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम 3 आ गई। जो मैक्सिमम होगा वही n होगा, मतलब 3 बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वही n हो गया। और हमें चाहिए कौन सा, हमें ये नहीं चाहिए, हमें x इक्वल टू स्पेसिफिक केस चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली 2 बोला है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। सो हम लोग इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, अगर मैं x ये डिफाइन करता हूं, आप x जो डिफाइन करोगे वही आपका मेन हो जाएगा। तो x जो हमने सही, आपको x सही से डिफाइन करना है। x क्या बोल रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग सम इक्वल टू 9। तो 2 पेयर को हम लोग अगर थ्रो करते हैं तो कितनी बार वो सम 9 दे रहा है। तो हम लोग को अगर 2 बार का निकालेंगे तो कैसे आएगा, p ऑफ x इक्वल टू 2 एंड हियर, यहां पे एक सैंपल स्पेस देखते हैं इसका। तो 9 कब कब आएगा, सैंपल स्पेस कितने होंगे टोटल, 2 डाइस के लिए, 2 डाइस के लिए टोटल सैंपल स्पेस 36 होते हैं। n ऑफ x इक्वल टू 36, 1 1 1 2 1 3, सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 अब 3 6 तक, वैसे ही 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, तो ऐसे ही टोटल 36 होते हैं। तो हमें सम 9 चाहिए, तो सम 9 कहां से आ सकता है, या तो 5 4 आ जाए, या तो 4 5, या फिर और कहां से आ सकता है, 4 5 6 3, या 3 6, और आ सकता है क्या, नहीं, और तो नहीं आ सकता। सम 9 और किसी केस में नहीं आएगा। अगर आप 2 ही डाइस को थ्रो कर रहे हो तो इतना ही केस बनेगा। टोटल केस कितने हैं, 36। फेवरेबल केस हमारे पास x इक्वल टू 2 के लिए कितने केसेस हैं, x इक्वल टू 2 मीन्स, देखते हैं x इक्वल टू 2। अभी तो बस यही देख रहे हैं कि जो सम आ रहा है वो 9 कैसे आ रहा है, 5 4 में या 4 5 में 6 3 और 6 3 और 3 6। सो यहां पे p ऑफ x इक्वल टू 2 निकालेंगे
तो उसकी वैल्यू क्या आएगी यहां से हमारे पास, हमने देखा था क्या आता था, एन सी एक्स स्मॉल पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स, और यही क्यू इक्वल टू क्या है, वन माइनस पी। तो हमने सक्सेस क्या किसको बोला है यहां पे, सक्सेस के लिए क्या डिफाइन किया हमने कि अगर हमारे पास एग्जैक्टली सम 9 आ जाए वही हमारा सक्सेस है, वही हमारा सक्सेस है। जो भी हमने स्मॉल पी की पावर में रैंडम वेरिएबल लिया है एक्स, मतलब पी क्या हमारा सक्सेस वाला क्या बता रहा है, यही इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या सक्सेस है, वेन एवर वी गेट सम इक्वल टू 9 दैट इज सक्सेस। अगर मैं पी डिफाइन करूं तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 9, सम एज 9, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सक्सेस। हर चीज को आप इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, सक्सेस और फेलियर, और दोनों की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पी। तो क्यू क्या आएगा, नॉट गेटिंग सम, नॉट गेटिंग सम इक्वल टू 9, और वो क्या हो जाएगा, फेलियर, इसी को मैं फेलियर बोलूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और वो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस पी आएगी। तो ये हमारा हमें पता है। सो यहां से हम लोग एन सी एक्स, एक्स की वैल्यू यहां पे क्या है 2, एन की वैल्यू है 3, तो यहां से हो गया 3c2, और p की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो p की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल p इज सम गेटिंग 9, तो स्मॉल p की वैल्यू क्या आएगी, ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारे पास 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वाज 36, देन व्हाट विल गेट 1/9 और 4/36, both is same. So what will be here, p is equals to, I am writing 4/36. What will the value of x, that is 2, and q equal to 1 minus p, that is 1 minus 4/36 to the power n minus x, means 3 minus 2, that is equal to 1. So what we'll get in final answer is, what is 3c2, 3c2 equal to 3. How? 2 into 1 and 3 into 2, 2 cancel, 3/1, ये हमें पता है, ऐसा लिखते हैं 2 को 1 तक लेके जाते हैं और जितना नंबर आया नीचे में उतना ही नंबर ऊपर लिखते हैं, 3 into 2, एक एक कम करते जाना है और मल्टीप्लाई। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, एनसी, इसको 3c, 2 को 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो यहां से भी आपका वही आ जाएगा, सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3। सो इसकी वैल्यू 3 आ गई, इसकी वैल्यू क्या है 1/9, 1/9 थी, 1/9 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/81, और इसमें ये भी 1/9 था, तो 1/9, 1 माइनस 1/9 इज 8/9, 8/9, और इसका पावर कितना है 1 ही है, तो ये पावर 1 ही आ जाएगा। सो यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप 8/9 और ये 1/81 आ गया, तो इसमें क्या होगा 3c, ये 3 कैंसल, तो यहां पे बचेगा 8/3 1 जा 3, 8 3 जा 24, तो 8/243 विल बी आवर आंसर। क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली 2 इन 3 टाइम्स बोला था, तो x की वैल्यू यहां पे 2 ले लिए, और p की वैल्यू हमने कहां से निकाली, इससे सम 9 किस केस में आ रहा है, वही हमारा क्या है, सक्सेस है। तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/9, क्योंकि 1 माइनस पी इज 8/9, सो वहां से हमने ये निकाल लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसमें और प्रॉब्लम देखेंगे, इसमें ये हमारा एक बेसिक प्रॉब्लम था समझने के लिए कि ये हम लोग अप्लाई कैसे कर रहे हैं, क्या अप्लाई कैसे कर रहे हैं, ये एन सी एक्स स्मॉल टू पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। सो हमारे पास ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जो यहां क्या गिवन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/3। हमारे पास में दो पार्ट है, दो पार्ट क्या क्या है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, क्या है फर्स्ट पार्ट, ए इज इफ ही फायर्स 5 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज हिटिंग द टारगेट at least twice. If he fires 5 times,
अगर हमने 5 बार फायर किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही इज हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट ट्वाइस? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट, क्या बोल रहे हैं? एटलीस्ट ट्वाइस। एक बार और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग अ टारगेट गिवन है हमारे पास 1/3। इफ ही फायर्स 5 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस? ही इज हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट ट्वाइस। यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट ट्वाइस। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं हम लोग। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या पता है? हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले याद रखना है आपको, पॉज करके पहले खुद सॉल्व करके देखना है। तो हमारे पास क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट। अगर मैं यहां पे एच ले लेता हूं, इवेंट ऑफ हिटिंग द टारगेट, तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास? 1/3। इफ ही फायर्स 5 टाइम्स बोल रहा है, तो 5 बार हमने फायर किया, कोई बंदूक है मान लेते हैं, 5 बार हमने टारगेट को हिट किया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट एटलीस्ट ट्वाइस? एटलीस्ट ट्वाइस मींस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब मैं एक काम करता हूं, एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करता हूं x। वो हमें क्या बताएगा कि नंबर ऑफ टाइम्स हिटिंग द टारगेट। नंबर ऑफ टाइम्स, x हमेशा कोई ना कोई नंबर ही देता है। हमने क्या बोला था रैंडम वेरिएबल में? एक चीज बेसिक डेफिनेशन हमने देखा था, उसमें क्या बोला था? जो रैंडम वेरिएबल है उसमें हम लोग कौन से वैल्यूज असाइन करते हैं? रियल वैल्यूज। जो रैंडम वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग रियल वैल्यूज को कनेक्ट करते हैं। कनेक्टिंग द रियल वैल्यूज हमारे डेफिनेशन में ही था रैंडम वेरिएबल के। पहला लेक्चर जो रैंडम वेरिएबल था उसके डेफिनेशन में आप देखोगे तो उसमें यही स्टेटमेंट थी, कनेक्टिंग द रैंडम वेरिएबल विथ रियल वैल्यूज। तो यहां पे जो x है वो क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स द टारगेट इज बीइंग हिट। द नंबर ऑफ टाइम्स द टारगेट इज बीइंग हिट। सो यहां पे हमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 के लिए हमें ये निकालना है। लेकिन x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? अगर 5 बार हम लोग फायर कर रहे हैं तो x की वैल्यू कहां कहां तक हो सकती है? 0 हो सकती है। दैट मींस एक बार भी हिट ना करें। ऑल पॉसिबल बता रहा हूं मैं इसमें। 1 क्या होगा? एक बार हिट करे। 2 क्या होगा? फर्स्ट सेकंड, कोई भी 5 में से कोई भी 2 बार आपने टारगेट को हिट कर दिया। या फिर 3, या तो 4, या तो मैक्सिमम 5। 6 होगा क्या? नहीं होगा। अगर 5 बार आप गोली चला रहे हो तो 6 बार उसको कैसे लगेगा? 5 ही बार ना लगेगा। तो यही हो गया, मैक्सिमम 5 बार ही उस टारगेट को हिट करेगा। नेक्स्ट हमें लेकिन क्या चाहिए? ये क्या है? ऑल पॉसिबल, सारे पॉसिबल वैल्यूज हैं x के। लेकिन हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? हमारा फेवरेबल क्या है? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मतलब हमने को ये निकालना पड़ेगा इनका, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 5 के लिए। तो हम लोग वो नहीं निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे 1 माइनस p ऑफ, ये कैपिटल P है ना, कैपिटल P मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। ये क्या है? डिनोट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। और स्मॉल p क्या डिनोट कर रहा था? हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। p ऑफ x इक्वल टू, ये p जो है ये क्या है? वैल्यू है कोई, मतलब ये नंबर है कोई, ठीक है, कोई ना कोई नंबर है। और ये क्या है? वो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इसलिए हम लोग उसको कैपिटल लिखते हैं। अलग अलग लेटर का अलग अलग मीनिंग होता है, स्मॉल एंड पॉजिटिव, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स का। तो ये वाला कैपिटल लेटर है। p ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 कैसे लेंगे? एक तो ये वाला केस आ जाएगा, माइनस कर देंगे 1 माइनस दिस एंड p ऑफ x इक्वल टू 1। सो यहां से ये वाला माइनस कर दूंगा टोटल में से, तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो वही मैंने बोला, सब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? 1 माइनस इसकी वैल्यू निकालेंगे। सो p ऑफ x इक्वल टू, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। क्या आएगा हमारे पास? p ऑफ x इक्वल टू 0 क्या आएगा? वो हमारे पास आएगा नो हिटिंग टारगेट। सो p ऑफ h इक्वल टू 1/3, ये हमारे पास क्या है?
यही हमारा क्या है, P है, सक्सेस, यही हमारा सक्सेस है, हिटिंग द टारगेट, इसको क्या बोल रहा हूं, हिटिंग द टारगेट H, यही हमारा क्या है, सक्सेस है। तो फेलियर क्या होगा, वो क्या होगा, फेलियर, नॉट हिटिंग द टारगेट, वो हमारा फेलियर हो जाएगा। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं, P ऑफ H इज इक्वल्स टू, यही हमारा क्या होता है, सक्सेस वाला, और वो हो गया 1/3। तो Q की वैल्यू क्या आएगी, वो क्या होगा, P ऑफ नॉट हिटिंग द टारगेट, इसलिए मैंने H का कॉम्प्लीमेंट ले लिया है। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 - 1/3 दैट इज 2/3। तो ये P की वैल्यू और Q की वैल्यू हमें यहां से मिल गई गिवन कंडीशन से। ये 1/3 सक्सेस का है, तो फेलियर का क्या होगा, 2/3। सो हर चीज को हम लोग फेलियर और सक्सेस में डिफाइन कर देते हैं। और एक और चीज मैं शायद भूल गया आपको बताना, किसमें, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी, क्या है, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बताना भूल गया, कि आपको उसमें जो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपके ऑल इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, मीन्स events are independent, all the events are independent। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि आपका यहां पे अगर आप हिट कर रहे हो टारगेट, अगर इसमें देखेंगे बायनोमियल रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, कैसे कि आप टारगेट को हिट कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, पहली बार जितना नंबर ऑफ टाइम्स कर रहे हैं ना हम लोग, ये कितनी बार, जब भी बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कहां पे लगाते हैं, जब नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो यहां पे नंबर ऑफ टाइम्स कितना है, 5 टाइम्स है, 5 बार हिट कर रहे हैं। तो इसमें हमें क्या है कि हम लोग शूट कर रहे हैं, तो उसमें हमें पहली बार शूट कर रहे हैं और दूसरी बार शूट कर रहे हैं, उन दोनों में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, उन दोनों इवेंट में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। अगर मैं पहली बार टारगेट को शूट कर रहा हूं और वो लग गया, तो दूसरी बार टारगेट को शूट कर रहा हूं तो वो लगेगा या नहीं लगेगा, वो पहले वाले एक्सपेरिमेंट से वो डिसाइड नहीं हो रहा है। अब मैं वापस से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं और उसमें कोई भी उसका हल्का सा भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है कि वो वापस से उसमें कोई भी इंपैक्ट पड़ेगी। पहली बार लग गया हो तो इस बार लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, या फर्स्ट टाइम लग गया हो और नेक्स्ट टाइम ना लगे, ये भी जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो वो ऑल इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। जितने ट्रायल्स हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। लेकिन एक ट्रायल में, ये बात ध्यान सुनना, जितने ट्रायल होंगे, जितने टाइम्स ट्रायल करेंगे, जितने टाइम्स हम लोग टॉस करेंगे, या जितने टाइम डाइस को थ्रो करेंगे, या जितने टाइम टारगेट को हिट करेंगे, वो सारे इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन हिटिंग द टारगेट एंड नॉट हिटिंग द टारगेट, ये कौन सा इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हिटिंग द टारगेट दैट इज सक्सेस एंड नॉट हिटिंग द टारगेट दैट इज फेलियर। दीज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बट नंबर ऑफ टाइम्स वी आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट्स, दोज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यहां मेरे को लगता है ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। सो P ऑफ x इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या आएगा, यहां से आ जाएगा n इज टोटल नंबर, दैट इज n की वैल्यू यहां क्या आएगी, 5, क्योंकि 5 टाइम्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x इक्वल टू 0, P ऑफ x इक्वल टू 0 इज 5c0 इंटू p टू द पावर 5 q टू द पावर 0। क्यों गलत हो गया, क्यों, यहां p की पावर क्या आएगी, 0, x इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया कि नॉट हिटिंग द टारगेट। x इक्वल टू 0 इज नॉट हिटिंग द टारगेट, कैसे, क्योंकि x क्या डिफाइन किया हमने, नंबर ऑफ टाइम्स हिटिंग द टारगेट। तो x इक्वल टू 0 मींस नो टारगेट इज बीइंग हिट। सो p का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, p टू द पावर 0 एंड q टू द पावर फेलियर इज q टू द पावर 5। मतलब हम लोग हर बार टारगेट को हिट करने से फेल हो रहे हैं, तभी तो 0 टारगेट हिट हुआ। तो ये हमारे पास आ गया ये। इसके बाद अगर हम लोग इसमें 5c0 मैंने क्या बोला था आपको, 1 होता है, कैसे, मैं यहां बता भी दे रहा हूं, 5 फैक्टोरियल में ऐसे बताना नहीं चाहिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए, तो मैं यहां पे एक बार बता दे रहा हूं इनकेस आपको नहीं आता हो। आपको ना मैं जनरली इसको लिखा देता हूं फॉर्मूला, मैंने वहां भी बताया था आपको, कहां पे, बायनोमियल वाले में, NCR इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल और ये n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। कहां तक, जितनी बार टर्म आप r को भी क्या लिखोगे, r इंटू आर माइनस 1 r माइनस 2, ये कहां तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा।
एक 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 माइनस करते हैं, आखिरी में कहीं ना कहीं 1 से माइनस हो जाएगा ये। तो जहां तक ये जाएगा वहीं तक आपको भी इसको जितने नंबर्स नीचे लिखेंगे उतने ही नंबर्स ऊपर भी लिखेंगे। ये ध्यान रखने से बेटर है, नहीं तो आप अगर ये ध्यान नहीं है, यही ध्यान रखो बेटर है। नहीं तो आपको और एक चीज बता सकता हूं जो आपको दिक्कत होगा, जैसे कि ये 1 कब आएगा, r माइनस 1 करेंगे तो मतलब ये r माइनस 0, r माइनस 1, r माइनस 2, r माइनस 3 अप टू r माइनस 1 कर रहे हैं। तो यहां पे भी n माइनस 0, n माइनस 1, n माइनस 2, जब यह लास्ट यही वैल्यू आपकी क्या आएगी, 1 आएगी। r माइनस 1 तक माइनस किया है इसमें, तो यहां पे भी क्या माइनस, कहां तक माइनस करना पड़ेगा हमें, n माइनस r माइनस 1। तो ये हम लोग के पास एनसीआर की वैल्यू ये भी आती है। इसी के लिए मैं आपको ये भी बताया था कि इसमें 5C3 होगा तो क्या होगा, 5 इंटू 3, सबसे पहले नीचे लिखिए, नीचे क्या लिखोगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 5 इंटू 4 इंटू, नीचे 3 टर्म है तो ऊपर भी 3 टर्म, यही बताया था आपको। तो ऐसे ही ये इसी से देख के मैंने ये बताया था, ये जो जनरल है ये इसी ने हमें उसी फॉर्म में इसको लिखा था। तो इसको छोड़ते हैं अभी, ये आपको आता होगा, नहीं आता हो तो ये नोट कर लेना। जो भी चीज आपको आती हो तो आप क्या करना, आपके पास चॉइस है कि आप फॉरवर्ड कर सकते हो ना, 10 सेकंड 10 सेकंड जितना भी देर रुका हो, उसमें तो आपको रोक टोक नहीं है, तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि मेरे हिसाब से, लेकिन मेरे को क्या देखना है, जो भी मुझे लगे कि किसी को ना आ रहा हो तो वो बता दूं, तो आपको अगर आ रहा हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? सो यहां से p ऑफ x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो आ गया, इसकी वैल्यू बस पुट करनी है हमें, 5c1 स्मॉल p टू द पावर 1 q टू द पावर 4। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, 5c0 इज 1, वो निकाल लेना उस मेथड से। p की वैल्यू क्या है, p टू द पावर 0 है, तो कुछ भी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर 0 में मतलब 1 आ जाएगा। q की वैल्यू कितनी है, अगर ये 1/3 है तो q की वैल्यू, फेलियर की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और उसका पावर 5, तो ये कितना हो गया, 2/3 टू द पावर 5। वैसे ये क्या आएगा, 5c1 इज 5, p की वैल्यू है 1/3 और उसका पावर है 1, q की वैल्यू है 2/3, इसकी पावर है 5। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 टू द पावर 5 अपॉन 3 टू द पावर 5। ये 5 नहीं होगा, ये 4 होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या आता है 5, ये q की पावर 4 था तो ये 4 हो गया, ये भी 4 होगा। ओके, सो यहां से हमें पास आ गया x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी। सो हम लोग यहां से माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 0। ये हम लोग 2-3 बार कर चुके हैं, लेकिन अलग अलग केस है, ये डिफरेंट केस है, डिफरेंट क्वेश्चन है सब, लेकिन हम लोग करना सेम ही है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसको क्वेश्चन को डिकोड करना है, डिकोड करके हम लोग को इसी फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद हमें आता है। तो 1 माइनस ये कितना होगा, x इक्वल टू 0, 2/3 टू द पावर 5 और माइनस क्या करेंगे, ये कितना होगा 5 मल्टीप्लाइड विथ 2 टू पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 5। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा, मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं क्या होगा इसका आंसर। ये 2/3 तो आपको दिख रहा होगा, कॉमन आ जाएगा। अगर इसे मल्टीप्लाई करता हूं 2, अगर इसको मैं बिना कैलकुलेटर से भी सॉल्व करने की कोशिश करूं एक बार, तो क्या होगा, अगर 2/3 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 1 माइनस 2/3 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 5/2 इंटू 2/3 का टू द पावर 5। सो यहां से क्या आएगा, 1 माइनस 5/2 इज, ये कितना होगा 2 माइनस 5 इज माइनस 3/2 और यहां आ जाएगा 1, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 3/2। इसको कैलकुलेट करोगे तो -3/2 आएगा, या माइनस बाहर है तो प्लस लिख लिया मैंने, और ये 3/2 इंटू 2/3 टू द पावर 5, ये उसका ही रेसिप्रोकल है तो इसको कैंसिल कर सकते हो और ये एक पावर कम हो जाएगा। सो यहां से हमारा आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर देखोगे ना तो ये क्या आ रहा है
1 प्लस कुछ आ रहा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी? 1 से ज्यादा तो कभी आएगी ही नहीं, तो 1 से ज्यादा नहीं आएगी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, तो ये गलत है। और गलती कहां है? मैंने देख के इसको, मैंने अभी देखा तो इसको ऑब्जर्व किया कहां पे गलती है, तो मैं बता रहा हूं कहां पे गलती है। हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है, इसको मैं पहली बार सॉल्व कर रहा हूं, मैं भी पहली बार आपके साथ ही इसको सॉल्व कर रहा हूं, देख रहा हूं, तो यहां पे गलती मेरे से भी हो सकती है कैलकुलेशन। तो जब ये माइनस कॉमन लिया था हमने, क्या -2/3 ये वाला टू द पावर 5, और ये भी क्या आ रहा था, ये करोगे तो 2/5/3 टू द पावर 5, ये हमने कॉमन लिया, तो ये बाहर कॉमन लिया, तो जब बाहर कॉमन लेंगे तो क्या हो, ये माइनस दोनों बाहर आएगा, तो यहां पे प्लस होगा, तो यहां पे आपका प्लस होगा, तो वही हमारा मिस्टेक हो गया था। तो अगर वहां पे प्लस लेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? अब हमारा आंसर सही आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं भी कभी भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो रही है, मतलब आपके साथ भी होती ही होगी, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपके साथ होती होगी, लेकिन आपको फरवरी जनवरी तक आपको वो करेक्ट कर लेना है, एटलीस्ट मिनिमम कर लेना है। एकदम जीरो करना तो रेयर है, लेकिन ट्राई टू रिड्यूस योर कैलकुलेशन मिस्टेक। तो यहां पे क्या आएगा, 5/2 है, तो ये 7/2 हो गया, देन 1 - 7/2 इंटू 2/3 टू द पावर 5। तो आप आंसर कैलकुलेट करोगे इसका तो आपको सही अब आ जाएगा। अब जो भी आंसर आएगा वो एकदम करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें ना, ये हमने फर्स्ट पार्ट लिया था, इसका एक सेकंड पार्ट भी है, तो वो भी हम लोग इसमें देख लेते हैं सेकंड पार्ट में हमें क्या बोल रहा है। तो सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का है हमारे पास कि, एक मिनट में आपको क्वेश्चन ही रीड आउट कर लेता हूं। यहां पे क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में हमें बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हाउ मेनी टाइम मस्ट वी फायर so that the probability of his hitting the target at least once is more than 90%। तो मैं इसको क्वेश्चन एक और बार रिपीट कर देता हूं, बोल देता हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं क्वेश्चन, मैं आपको इस फॉर्म में दे दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सो सेकेंड पार्ट क्या है, जो इसका बी पार्ट है, ए पार्ट का कैलकुलेशन तो हम निकल लिया था, सो बी पार्ट क्या है, हाउ मेनी टाइम मस्ट ही fire so that the probability of his hitting the target at least once is more than 90%। probability of his hitting the target at least once means, at least once means greater than 1, for p of x greater than 1, at least 1 तो यही हो गया, for probability of at least once is more than 90%। तो जो ये जो है p of x is greater than 1, वो हमारा क्या है, hitting the target at least once that will be greater than 90%। ये आना चाहिए हमें, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका ये आना चाहिए। उसके लिए आपको क्या बोल रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि ऐसा, एक बार और पढ़ लेते हैं, हाउ मेनी टाइम्स, मतलब आपको n की वैल्यू निकालनी है, यहां आपको निकालनी है, लिख ही देता हूं, हाउ मेनी टाइम्स वी मस्ट hit the target, how many times we must hit the target so that the probability of hitting the target, how many times we fire, how many times we must fire होगा ना ये, how many times we must fire the target so that the hitting the target, the probability of hitting the target will be at least, the probability of hitting the target at least once will be greater than or equal to 90%। आई होप यू, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम वी मस्ट फायर द बुलेट और फायर द गन, फायर द गन लिख लो, फायर द गन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, जिसे हिट कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वंस, एक से ज्यादा बार उसको हिट करने की प्रोबेबिलिटी आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90% आ जाए। तो आपको क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया हो। सो यहां से ये तो इससे भी समझ में आ जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, p ऑफ x और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इज 90%। तो अभी तो हमारा क्या हो सकता है, x ग्रेटर देन 1, मतलब जो ये फेवरेबल हमें निकालना इसी का है,
तो ग्रेटर देन 1 में क्या, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। और हम लोग को 5 टाइम्स पहले बोला था, लेकिन हमें इसमें तो यही निकालना है कि कितनी बार हिट करना है, कितनी बार फायर करना है। तो कितनी बार फायर करेंगे उतनी टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू हम लोग उसको हिट कर सकते हैं। अगर मैं मान लेता हूं n है जो मैक्सिमम टाइम हम लोग फायर कर रहे हैं, जो मैक्सिमम जितना भी नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग फायर कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, n। तो x की वैल्यू लास्ट वैल्यू क्या आएगी, n आएगी। तो यहां से हमें यहां से ये पता चला कि आपको इस क्वेश्चन, इसके केस, ये केस, ये केस, ये केस, सारे केस कंसीडर करने पड़ेंगे। तो वो केस कंसीडर करने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैं कैलकुलेट करता हूं p ऑफ x लेस देन 1, दैट इज p ऑफ x इक्वल टू 0। यही वाला केस आएगा बस एक, क्योंकि 1 वाला केस तो इसी में इक्वल हो गया है। एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, एटलीस्ट का मतलब हमने पहले ही देखा था, ये हमने बहुत बार देख चुका है, इसको छोड़ो। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो p ऑफ दैट इज x, ये वाला केस को हम लोग अगर माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ये इक्वल टू यही है 1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन 1, और वही एक्स के इसके इक्वल है p ऑफ x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से कम तो होगा नहीं x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। नंबर आपका फायर कैसे फायर कर रहे हैं ना, वो हम लोगों को x से बोला है, फायर नेगेटिव में कैसे होगा, या एक बार फायर करेंगे, 2 बार फायर करेंगे। -1 टाइम्स फायर करना क्या होता है, -2 टाइम्स फायर करना कुछ तो होता नहीं है, तो x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो यहां से हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, हमें इस पे टारगेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करना है। सो हमारे पास यहां से क्वेश्चन हमारा क्या आ गया, निकालना जो है हमें क्या है, ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए अगर मैं इसको ये निकाल लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं इसमें से ये निकालूंगा p ऑफ x इक्वल टू 0 और मैं 1 माइनस पी ऑफ x इक्वल टू 0 कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। और यही वैल्यू क्या बोल रही है, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90%, यही ग्रेटर देन और इक्वल टू 90% है। सो यहां से 1, ये p ऑफ x इक्वल टू 0 कैसे फाइंड करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू 0, इसमें सक्सेस क्या है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p क्या थी हमारे पास, 1/3 गिवन है, और जो फेरियल है q इक्वल टू क्या है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास 2/3 है। सो यहां से p ऑफ x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, टोटल क्या है नंबर n हमें पता नहीं है, उसको वही कैलकुलेट करना है हमें, nc0 0 क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0 है। p कितना है, p इज p टू द पावर 0, और पावर अब 0 हो गया तो उसको p की वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। q की वैल्यू कितने, 2/3, तो मैं q की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं, और उसकी वैल्यू क्या आएगी n-0, दैट इज n। तो ये हो गया वो, और ये कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 90%, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0.9 आना चाहिए, 90% में 0.9 प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं अब इसको उधर लेके जा रहा हूं, 0.9 इधर लेके आऊंगा, तो क्या आ जाएगा, बताइए। इसको nc0 क्या होता है, अभी देखा था हमने कि जो 5c0 होता है वो क्या होता है, 1 होता है। nc0 भी कितना होगा, 1 होगा। कैसे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो ये तो 1 है, और n माइनस 0 इज 0, तो अब नीचे क्या बचा, n फैक्टोरियल, ऊपर ही बचा हुआ n फैक्टोरियल, दोनों जाएंगे कैंसिल, बचेगा 1। तो इसके nc0 की वैल्यू आती है आपकी 1, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस, ये क्या होगा, इसको तो उधर ले गए थे ना हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, p टू द पावर 0, वो भी हमारा 1 आ गया, बचा सिर्फ 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 9, 2/3 टू द पावर 9, ये लेस देन इक्वल टू, अगर मैं इसको इधर ला रहा हूं तो ये कितना हो गया, 0.1, यही आएगा। तो यही आएगा, तो अब क्या करेंगे, n की ऐसी वैल्यू चाहिए कि ऑलवेज क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0.1। तो आप एक तो हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, इसके बाद आफ्टर दिस। सो हमने यहां तक क्या देख लिया था, हम बी वाला पार्ट सॉल्व कर रहे थे वाले क्वेश्चन का, और हमने पूरा सॉल्यूशन देखा था, और मैंने यहां पे लास्ट क्या रिजल्ट आए थे, हमने यहां तक पहुंच गए थे 2/3 टू द पावर, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.1, और मैं आपको बोला था आफ्टर दिस हम लोग ये अब यहां से सॉल्यूशन कंटिन्यू करेंगे।
तो यहां से हमें क्या बोल, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये n की वैल्यू तो अब यहां से फाइंड करना मुश्किल है, तो हम लोग इसमें लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग या तो आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल से n की वैल्यू पुट करते करते देख सकते हो कौन सी वैल्यू पे वो क्या हो रहा है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा ऑलवेज। सो यहां से हमारे पास इसकी क्या वैल्यू पुट करेंगे n की, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगी, वो हमें देखना है। तो यहां पे आप अगर लॉग लगाएंगे तो क्या आएगा, लॉग ऑफ 2/3 टू द पावर n, और ये आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहां पे क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यूज क्या है, लेस देन, यहां पे मैं यहां लिख देता हूं, इफ a एंड b आर लेस देन 1 देन लॉग ऑफ, और यहां पे a इज ग्रेटर देन b है तो लॉग ऑफ a इज लॉग ऑफ b। ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है अगर a एंड b बोथ आर लेस देन 1। ये सही है। अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा ये सॉल्यूशन के बाद। तो 2/3 टू द पावर n इज लेस देन और इक्वल टू 0.1 लॉग 0.1। सो यहां से क्या हो गया हमारे पास, 2/3 टू द पावर n मीन्स n को मैं बाहर निकाल सकता हूं, लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी होती है, और ये लॉग 2/3 है, बेस 10 हमने लॉग लिया है, जो भी लिया है आपको कुछ भी ले सकते हो, बस आपकी सब दोनों साइड में सेम बेस होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, लॉग 0.1 बेस 10, 0.1 को हम लोग 1/10 ले सकते हैं या फिर 10 टू द पावर -1। तो मैं अगर इसको 10 टू द पावर -1 लिखूंगा, अगर मैं इसको 10 टू द पावर -1 लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको 1/10 लिखूंगा 0.1 को, तो यहां पे आएगा माइनस लॉग 10, और लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू आएगी -1 ही आ जाएगी। सो यहां से n की वैल्यू क्या आएगी, आप यहां पे इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू देगा आपको 0.176 लॉग बेस 10 टू द पावर 2/3 इज -1। और ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसमें मैं 3/2 कर दूंगा तो ये माइनस आ जाएगा बाहर में, मैं ये माइनस माइनस अब हटाऊंगा तब मेरे पास क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यहां से इनइक्वालिटी आपका चेंज हो जाएगा। क्यों इक्वालिटी चेंज होगा, जब भी हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड तो इक्वालिटी चेंज हो जाती है। और ये वाला माइनस कहां से आया था, ये 2/3 था, तो उसको मैंने 3/2 रिवर्स कर दिया, इसमें टू द पावर -1 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो 3/2 हो जाएगा, और उस माइनस को कंपनसेट करने के लिए मैं एक माइनस बाहर ले आया। ओके, तो ये माइनस और ये इधर जो माइनस आ रहा था वो दोनों कैंसिल हो गए। तो दोनों कैंसिल करने के लिए तो हमारे को इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, वो देख लेंगे। यहां पे मैं कंडीशन लिख लेता हूं कि इफ आपका, ये आपको समझ में आ जाएगा, इफ a इज ग्रेटर देन b देन -a इज लेस देन -b। आप अगर इससे नहीं समझ पा रहे हैं तो इफ 2 इज ग्रेटर देन 1 देन -2 इज लेस देन -1। ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ये हो गया। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, n की वैल्यू आएगी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/0.176। तो n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारी आ जाएगी, n की वैल्यू यहां से क्या आएगी हमारी, n की वैल्यू वो आएगी 1/0.176 इज 5.3 समथिंग आएगा। अब चेक करना 5.3 समथिंग आएगा। क्यों, क्योंकि 1/0.2 कितना आता है, 5 आता है, तो और उसको डिनोमिनेटर को कम करने तो ये न्यूमरेटर, ये वाली वैल्यू रिजल्ट वैल्यू बढ़ेगी, तो ये 5.3 समथिंग कुछ आएगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर n। और n की वैल्यू, आंसर ये नहीं होगा, सॉरी आपका आंसर ये नहीं होगा, n की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। अगर आप ये वैल्यू, अगर डाटा टाइप का क्वेश्चन आया, मतलब न्यूमेरिकल डेटा टाइप का क्वेश्चन आया और आपने 5.3 वैल्यू पुट कर दी उस फिल इन द ब्लैंक्स में, तो वो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि n क्या है आपका, नंबर ऑफ फायर्स, मींस हाउ मेनी टाइम्स यू आर फायरिंग। तो 5.3 टाइम्स तो आप फायर नहीं करोगे, या तो 5 करोगे या तो 6 करोगे। तो 5 होगा क्या, 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 से ज्यादा होना चाहिए, 5.3 से ज्यादा होना चाहिए एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो ग्रेटर देन 5.3 कौन सी वैल्यू आएगी, नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू 6। आपका आंसर 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, तो जो भी आपको ऑप्शन में गिवन हो वो लिखना है, या फिर जो भी मिनिमम वैल्यू आ रही हो, मिनिमम इज n इक्वल टू 6 के लिए हमारा कंडीशन ये वाला सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा आंसर n इक्वल टू 6। इन केस
यहां पे हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, हमारा आंसर आ गया n इक्वल टू 6। इन केस आपको ये इनइक्वालिटी समझ में नहीं आई तो मैं आप जिन्हें समझ में आ गए उनके लिए वेल एंड गुड, इन्हें समझ में नहीं आई वो अब यहां से नेक्स्ट इनइक्वालिटी देख सकते हैं। जो मैंने यहां पे यूज किया मैं उसे थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूं। ये अगर मैं केस लूं a इज लेस देन 1 एंड b इज लेस देन 1, फॉर एग्जाम्पल ही ले लेते हैं हम लोग नंबर का। तो अगर मैं यहां ले लेता हूं 0.2, अगर मैं a को ले लेता हूं 0.5 और ये b को ले लेता हूं 0.2, सो b इज 0.2 एंड a इज 0.5। तो बताइए कौन बड़ा है? 0.5 इज ग्रेटर देन 0.2, ये तो आपको पता है। तो अगर हम लॉग अप्लाई कर रहे हैं, अगर मैं यहां से दोनों जगह लॉग अप्लाई करता हूं तो क्या होगा? लॉग ऑफ ये क्या होगा? 0.5 और इधर क्या आएगा? लॉग ऑफ 0.2 ये आएगा। तो लॉग ऑफ 0.5 एंड लॉग ऑफ 0.2, तो लॉग ऑफ 0.5 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? 0.5 को आप क्या लिख सकते हो? 1/2 लिख सकते हो। तो 1/2 लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं 2 to the power -1, ये भी लिख सकता हूं। और 0.2 क्या लिख सकता हूं? 1/5, तो इसको ये भी लिख सकता हूं 5 to the power -1। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी? लॉग ऑफ 2 to the power -1, दैट मीन्स माइनस लॉग 2, ये माइनस लॉग 2 है और ये क्या है हमारा? माइनस लॉग 5, माइनस लॉग 2 एंड माइनस लॉग 5। तो लॉग 2 और लॉग 5 की वैल्यू क्या आएगी? अगर आप ये निकालोगे, अगर आप ये निकालोगे लॉग ऑफ 2 और log ऑफ 5, तो क्या होगा? log 5 ऑलवेज ग्रेटर देन log 2 होगा। क्यों? क्योंकि आपका ग्राफ कैसा बनता है? लॉगरिथमिक का ऐसा, 1 यहां पे होता है, 2 ये होगा, 5 ये होगा, तो ये 2 और 5, तो ये वैल्यू कौन सी आएगी? log 5 की। ये वैल्यू कौन सी आएगी? log 2 की। तो log 5 क्या है? बड़ा है और log 2 क्या है? छोटा है। लेकिन जब आप इसे माइनस लगा दोगे तो किसी भी नंबर में ये वाले, ये तो आपको समझ में आ गया, when 2 is greater than 1 so -2 is less than -1, ये तो आपको पता है। तो सिमिलरली अगर मैं इसमें माइनस लगाऊंगा, इसमें अगर मैं माइनस लगाऊंगा दोनों तरफ, तो मेरा क्या होगा? हमें कंपेयर इसको नहीं करना है log 2 और log 5 को, हमें कंपेयर किसको करना है? माइनस log 2 और माइनस log 5। तो log 2 अगर ये माइनस नहीं था तो क्या था? ऐसा था। तो जब मैं अगर दोनों के इसमें माइनस लगा दूंगा तब क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। वो तो यहां से समझ में आ रहा है हमें। यहां से अगर मैं माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा, पहले कैसा था? ये था, अब कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसमें ये हो जाएगा। तो जब इसमें ये हो जाएगा तो यहां भी यही होगा, इसमें भी यही होगा। माइनस log 2 इज माइनस log 5, माइनस 2 इज ग्रेटर देन माइनस log 5, यही होगा। तो अब जब माइनस माइनस आप रिमूव करोगे तो उसके लिए आपको अलग से एक और माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें अलग से एक और माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड में। तब क्या आएगा? log 2 और माइनस जब भी मल्टीप्लाई करते हैं log 2 इज लेस देन और इक्वल टू log 5 आपका आ जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि इफ a, यहां पे a और b क्या है? a इज 0.5 और b क्या है आपका? ये क्या था? यहां से क्या है? 2 लिए ना हमने, ये log 2। तो यही आपके पास क्या है? log ऑफ a है इज लेस देन इक्वल टू log ऑफ b। लेकिन आपका नंबर क्या था? a इज ग्रेटर देन b था। यहां पे क्या है आपका? a इज ग्रेटर देन b था, लेकिन आपका log ऑफ a इज log ऑफ b आ रहा है। समझ में आया ना? अगर 0.5 है, 0.5 इज ग्रेटर देन 0.2, बट log 0.5 इज लेस देन log 0.2, यही आ रहा है हमारा, यही बता रहा है। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यही चीज हमने यहां भी लिखी थी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको खुद समझ में, देख के ही समझ में आ जाएगा।